तो आप वहीं फेल हो जाओगे। एक तो एटमॉस्फेयर मतलब उस समय टेम्परेचर भी लगभग आपका 45 के एबव रहता है, 47 48 इतने डिग्री सेल्सियस में मई में पेपर दे रहे होगे तो कैसे? अब आप एक अधिकारी हो, अधिकारी बनने के बाद आपको ये सब चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका डीएम को एक्शन भी लेना है, तो ये सब चीजें जो है झेलनी पड़ेंगी। इसको प्रेशर के तौर पे मतलब इसको एक मतलब चुनौतियों के तरीके से, चैलेंज के तरीके आप एक्सेप्ट करिए और प्रश्न को हल करिए। ठीक है, तो ऐसे प्रेशर को अपने माइंड पे बना के रखना। इसी टेस्ट को जो है उस वहां पर ये सोच के दो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा फोकस, क्योंकि इस समय महंगाई बढ़ रही है, जैसे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो जो खाना बनाने वाली संस्था है, मान लो कोई होटल है, उसको सिलेंडर महंगा मिलेगा। जब सिलेंडर महंगा मिलेगा तो वो जो एक थाली 80 रुपए की देता था वो 100 रुपए की देगा, तो लोगों के पास क्या होगा? महंगी होगी। अब ये 20 रुपए जो बढ़ गया, इस महंगाई को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? तो ये किस तरह की मुद्रास्फीति है? जैसे ये सब सिलेंडर नहीं मिला तो ये सप्लाई मतलब कि सप्लाई तरफ की मुद्रास्फीति है या डिमांड की तरफ से मुद्रास्फीति है, मतलब कि मांग जनित मुद्रास्फीति है कि लागत जनित मुद्रास्फीति है? ये अंतर पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली देखो आप इसको कि ये मार्केट में आजकल हो रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं यूपीएससी? भाई ये चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए कि सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए क्यों हो रहा है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 65 है और टेस्ट नंबर 7 है। ठीक है, और डेली टॉपिक्स जो हम लोग देते हैं, तो टॉपिक्स आपके समाप्त हो चुके हैं। आप निरंतर अगर शुरू से डे 1 से आप मुझे देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं टॉपिक्स डेली देता था। फिर मैंने पहले बीच में आपको बताया था उसी समय कि 65 तक हम लोग चलेंगे, 65 के बाद मैं टेस्ट देना शुरू करूंगा। लेकिन हम लोगों ने 65 डेज से पहले ही कोर्स को समाप्त कर लिया, 59 डेज में ही सारा कोर्स समाप्त कर लिया। अब हम उसके बाद टेस्ट लगा रहे हैं, और टेस्ट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। कि जो नए बच्चे हैं, हालांकि जो नए आ रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो स्ट्रेटजी पहले से फॉलो कर रहे हैं उसी पर अडिग रहिए, मेरे कहने पे मत आइए। बस ये कि मैं टेस्ट लगवा रहा हूँ तो टेस्ट का फायदा आप ले सकते हो कि मेरे द्वारा जैसे मेंटरशिप में हम लोग गाइड करते हैं कि आज आपको ये टेस्ट लगाना है, ये टॉपिक्स पढ़ना है, तो वही मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूट्यूब में दिया जा रहा है। ठीक है, तो यूट्यूब से आप इसका फायदा ले सकते हो। टेस्ट अगर आपने खुद से टॉपिक्स पढ़े होंगे तो आप मेरे बताए हुए टेस्ट के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक, तो आज आपको कॉम्प्रिहेंशन तो शुरू से चल रहा है। मैंने मैथ रीजनिंग पूर्णतः 2 बार मैंने समाप्त कर दी। मतलब मैथ के 17 टॉपिक थे, उनको आपको 2 बार पढ़ाने के लिए आदेश दे रखा था, मतलब बता रखा था कि आपने पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद मैंने जो है रीजनिंग के भी 11 टॉपिक थे, इनको भी मैंने बोला था कि 11 टॉपिक को भी मैंने 2 बार आपसे, एक बार पहले फिर दोबारा रिवीजन के तौर पे 2 बार समाप्त करवा दिया है। तो आपने 2 बार इसको पढ़ लिया है तो आपका फिर प्रीलिम्स रुकेगा ही नहीं। सीसेट की हेडेक की अगर सही से इस डिसीजन से आपने अगर पढ़ाई करी तो एक तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं। आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है प्रैक्टिस करनी है। आज 2014 का जैसे पेपर है यूपीएससी का, तो इसमें मैं जैसे गणित का प्रश्न बोलूँगा, केवल आपको गणित के प्रश्न छांट छांट के करने हैं। ठीक, फिर इसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन भी चाहो तो 2014 का कर लो, नहीं तो जैसे आप पहले से प्रैक्टिस जहाँ से कर रहे थे वैसे करते रहो। ठीक है, तो 2014 से करना चाहो तो 2014 से ऐसे ही कर लो, मेरे मतलब बताने के अनुसार। और गणित के आपको जितने भी सवाल आए सारे सवाल आज के आपको करने, कल फिर ऐसे 2014 का बोल दूंगा सी साइड में कि आपको जो है मैथ रीजनिंग का करना है तो रीजनिंग का कर लेना। तो प्रैक्टिस देखिए कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतनी प्रैक्टिस होने के बावजूद अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता तो मैं मान ही नहीं सकता कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिया तो सी साइड में 26-27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इतनी प्रैक्टिस के बाद 27 क्वेश्चन नहीं ठीक होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? यूपीएससी इतने क्वेश्चन हम लोगों को फ्री में देता है करने के लिए, हम लोग करते क्या है कि हम लोग उस चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पाते। हम शुरू के 2-4 क्वेश्चन नहीं आने के बाद पूरा प्रश्न पेपर को मतलब प्रेशर में हल करने लगते हैं। प्रेशर में किसी चीज़ को हल किया तो आप वहीं फेल हो जाओगे। एक तो एटमॉस्फेयर मतलब उस समय टेम्परेचर भी लगभग आपका 45 के एबव रहता है, 47 48 इतने डिग्री सेल्सियस में मई में पेपर दे रहे होगे तो कैसे? अब आप एक अधिकारी हो, अधिकारी बनने के बाद आपको ये सब चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद डीएम को एक्शन भी लेना है, तो ये सब चीज़ें जो है झेलनी पड़ेंगी। इसको प्रेशर के तौर पे मतलब इसको एक मतलब चुनौतियों के तरीके से, चैलेंज के तरीके आप इसे एक्सेप्ट करिए और प्रश्न को हल करिए। ठीक है, तो ऐसे प्रेशर को अपने माइंड पे बना के रखना। इसी टेस्ट को जो है उस वहाँ पर ये सोच के दो कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करिए और एसी वगैरह में बैठ करके पेपर मत देना। जब आप हल कर रहे हो तो टेस्ट को जो है 9:30 से साढ़े, अब जैसे साढ़े, हालांकि टाइम लेट हो जाता है क्योंकि हम मेंटरशिप में लगे हैं तो थोड़ा सा वहाँ, तो इसको 9:30 से 11:30 के बीच में पेपर को हल किया करिए। जैसे आज मैं दे रहा हूँ तो इसको कल मान लो कल कर लेना। ठीक है, इस तरीके से वैसे कर सकते हो, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 11 से 11:30 के बीच में, 9:30 से 11:30 के बीच में आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है या कुछ ना कुछ टेस्ट देना है कि आपका माइंड एक्टिव रहे उस समय। ये नहीं कि रात में देर तक सो रहे हो, 9:30 बजे तक का काम नहीं कर रहे हो, मतलब 9:30 बजे तक आप उठ ही नहीं रहे हो, 11 बजे 12 बजे उठ रहे हो, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 7वां नंबर टेस्ट है इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको नेशनल इनकम मैंने पहले ही सारी चीज़ें पढ़वा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। उसकी परिभाषा, अवधारणा है जिसमें जीडीपी जीएनपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है, यही छोटे छोटे शब्दावली आपको प्रश्न हल करने में मदद करेंगे। फिर बैंकिंग, मुद्राओं, मनी और बैंकिंग आपको पढ़नी है, तो ये आपको देखिए पॉज करके इसको देख लेना टॉपिक को, मैं एक एक टॉपिक यहाँ पर बताऊंगा नहीं। ठीक है, फिर मुद्रास्फीति रोजगार, इसकी परिभाषा प्रकार। अब इतना जो है अपने नोट्स आपको मुद्रास्फीति से संबंधित, रोजगार संबंधित रिपीट मतलब रिवीजन करके फिर टेस्ट देना है, तो आपको फायदा मिलेगा उससे। ठीक है, फिर इसका जैसे टेस्ट दे लोगे तो उसके जो क्वेश्चन आपको गलत हुए तो उनकी एक छोटी सी नोट्स बना लेना है। मान लो बैंकिंग संबंधित कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको थोड़ा सा देख लेना कि मेरा क्वेश्चन एसएलआर को लेकर गलत हुआ, कि मेरा क्वेश्चन जो है रेपो रेट को लेकर गलत हुआ, तो रेपो रेट क्या होती है थोड़ा सा रिवीजन किया, वहीं पर लिख लिया कि रेपो रेट में परिवर्तन होने के बाद अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाती तो क्या परिवर्तन होगा, रेपो रेट घटा दी जाती तब का परिवर्तन होगा। फिर इसी को जोड़ करके ओएमओ को देख लो कि कोई शब्दावली नहीं आ रही तो ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, फिर हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है। ऐसे इस तरीके से माइंड में आना चाहिए ये सब चीज़ें।
फिर सरकारी बजट, बजट में आपको अच्छे से मैंने बताया था। इसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा भी पढ़ने के लिए बोली थी आपको उस समय जब आई थी आर्थिक समीक्षा, ठीक है। उससे संबंधित मैंने चैप्टर भी बता दिए थे आपको कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद बजट में भी मैंने बेसिक चीज़ें जो बजट में मैंने बजट का 2 पार्ट लाना था, एक ही पार्ट लाया था मैं, लेकिन वो एक पार्ट केवल आपकी बेसिक समझ को विकसित करने के लिए था। बाकी तो कोचिंग यूट्यूब में इधर उधर तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी बजट में, वो तो आपने पढ़ी होंगी। तो पहला इसीलिए बजट का पहला पार्ट में लाया था, तो उसमें बेसिक चीज़ें ही आपको बताई थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद बाय सेक्टर, इसको देखना है, ठीक है। बीओपी, बीओटी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, IMF, WTO, ये सब चीज़ें जो है मैंने बता दी। इसी के लिए आप जो है इनकी रिपोर्टें जो आती हैं उनको विजन 365 से भी पढ़ सकते हो, ठीक। फिर कैपिटल मार्केट, कृषि, उद्योग, सेवाएं और संरचना और संचार, पंचवर्षीय योजनाएं, 1991 के आर्थिक सुधार और विदेशी व्यापार, ये सब आपने पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि ये जब आप पहली बार पढ़ के दोगे तो भाई ये फिर यूपीएससी की तैयारी आप मत करिए। मतलब आप अभी सोच रहे हो कि इसी बार देना, अब 1 महीने पहले तैयारी कर ले, आपने पहले ये सब पढ़ रखा होगा, तभी ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी। भारत और IMF, WTO, विपो, ये सब आपको देखना है, ठीक है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, IPR, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होंगी, बस इनको रिवीजन के तौर पे आपको इस्तेमाल करना है। अब इसी के टॉपिक्स को मैंने खोल दिया कि GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, फिर बाजार मूल्य और कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, NNP क्या होती है, NDP क्या होती है, हस्तांतरण क्या होता है, हस्तांतरण भुगतान मतलब एक तरफा कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। फिर कारक लागत पर राष्ट्रीय आय, फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम, फिर व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम क्या होती है, प्रयोज्य आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। निवल विदेशी वास्तविक आय क्या होती है, ये सब बेसिक चीज़ें आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपकी बेसिक से ही आते हैं, ठीक है। यूपीएससी इतना रखता है कि बेसिक चीज़ें, जिससे कि क्या हो कि व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, इतने क्वेश्चन तो वो कर ही ले, अपने आप को सिक्योर कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसको पॉज करके देखना है दोस्तों। मैं आपको सारे स्लाइड दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये मुद्रा बैंकिंग में भी आप इसको पॉज करके देख लीजिए, सेम वही चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर बैंक की आवश्यकता क्यों हुई, उसके कार्य क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। तो आपको मेन चीज़ें देखनी है कि बैंक कैसे काम करता है, मैं बस एक बार रिवाइज कर लें। फिर उसके बाद केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, मेन चक्कर कार्य आपसे पूछा जाएगा। उसकी संरचना थोड़ा सा याद कर लो, उसके नीतिगत उपाय क्या होते हैं, मौद्रिक नीति क्या होती है, तो मौद्रिक नीति आपकी होती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। फिर उसमें CRR, SLR, OMO, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF क्या होती है, बैंकिंग सुधार क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर बैंक जो केंद्रीय बैंक होते हैं किस किस तरह से एक्शन लेता है अन्य बैंकों पर, ठीक है। फिर मुद्रास्फीति, जो महंगाई बढ़ रही है उसके क्या कारण है, रोजगार कैसे, मुद्रास्फीति बढ़ने से रोजगार बढ़ता है क्या, कि रोजगार घटता है, इसे तुलना करके देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके वहां पर आपको जब यूपीएससी का PYQ या यूपीएससी के क्वेश्चन हल करोगे तो यही छोटे छोटे से प्रश्न जो आपकी शब्दावली है, ये प्रश्न को हल करने में आपकी मदद करेंगी। आप चीज़ को आजमा के देख लेना दोस्तों, ये मेरा काफी सालों का अनुभव, वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहुंच करके देखना, मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या होती है, मुद्रास्फीति अंतराल क्या होता है, मुद्रास्फीति प्रक्रिया क्या होती है, मुद्रास्फीति चक्र क्या होता है, फिर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, ये शब्दावली सब आपने पढ़ रखी है, पहली बार नहीं पढ़ रही है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय क्या है, ठीक है। ये नियंत्रण के उपाय, ये थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना, क्योंकि यूपीएससी इस पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि इस समय महंगाई बढ़ रही है, जैसे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो जो खाना बनाने वाली संस्था है, ये मान लो कोई होटल है, उसको सिलेंडर महंगा मिलेगा। जब सिलेंडर महंगा मिलेगा तो वो जो एक थाली 80 रुपये की देता था वो 100 रुपये की देगा, तो लोगों के पास क्या होगा, महंगी हो गई। अब ये 20 रुपये जो बढ़ गया, इस महंगाई को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो ये किस तरह की मुद्रास्फीति है। जैसे ये सब सिलेंडर नहीं मिला तो ये सप्लाई, मतलब कि सप्लाई तरफ की मुद्रास्फीति है, या डिमांड की तरफ से मुद्रास्फीति है, मतलब कि मांग जनित मुद्रास्फीति है कि लागत जनित मुद्रास्फीति है, ये अंतर पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली देखो आप इसको, कि ये मार्केट में आजकल हो रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं यूपीएससी, भाई ये चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए कि सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर बेरोजगारी, इस तरह बजटिंग, ये पॉज करके आप इसको देखिए कि ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा, ये सब चीज़ें। औद्योगिक क्षेत्र, पॉज करके ये सब चीज़ें इसलिए मैंने डाल दी कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इसको अपने, जैसे कोई बच्चा अगर नया देख रहा है तो इन टॉपिक्स को वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो अगले साल के प्रीलिम्स के लिए उसकी मदद हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जिन्होंने साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है वो PT 365 से इसको रिवाइज करें, पढ़ें, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करें। PT 365 में मान लो कि बैंकिंग है, तो बैंकिंग को तुरंत अपनी बुक्स में जहाँ पर आपने नोट किया वहाँ पर आकर बैंकिंग को एक बार तेजी से रिवाइज कर लो, उसकी हेडिंग देख लें, वो कहीं ना कहीं आपने अच्छे से पढ़ा है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक बार आपने चीज़ों को देखा तो वो एक्टिव हो जाता है, तो फिर वो उसको रिविजन करना, ठीक। फिर 2014 के जो PYQ आपको करने 50, कल मैंने जो है लास्ट के पहले शुरू के 50 बोले थे, आज आपको लास्ट के 50 करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अगला टेस्ट है, उसको भी मैं कल डिस्कस करूंगा, तब तक आप इसको करिए, ठीक है। तो यही तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।